जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं इसके दो उत्तरीय प्रश्न को करेंगे हुआ। ठीक है, तो आइए हुआ हम लोग बिना समय गंवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का इस वीडियो में हम लोग द्विउत्तरीय प्रश्न को करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है हुआ पहला प्रश्न है सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त लेख लिखे। ठीक है बुआ, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, चाहे पहला क्वेश्चन दिया गया है सेवा क्षेत्र पर संक्षिप्त लेख लिखे। अब देखिए वह सेवा मतलब क्या होता है? सेवा सेवा मतलब होता है कोई काम। सेवा मतलब क्या होता है? कोई काम। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? सेवा करते हैं, यानी कोई काम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है मरीजों का इलाज करता है तो क्या करता है? सेवा करता है, यानी कोई काम करता है। ठीक है, तो सेवा किससे रिलेटेड है? काम से। तो सेवा का मतलब होता है काम। और क्षेत्र मतलब होता है एरिया, इसको जगह बोल सकते हैं। वैसा जगह जहाँ का हो कोई काम हो नहीं तो उसी को हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी वैसा जगह जहाँ पर लोग क्या करें? काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो सेवा मतलब आप समझ गए, सेवा का अर्थ हुआ काम। ठीक है, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या है? सेवा है। ठीक है, रोगी को डॉक्टर इलाज करता है नहीं, रोगियों को डॉक्टर साहब क्या करते हैं? इलाज करते हैं। तो उनका जो काम है इलाज करना, यह क्या है? एक सेवा है। ठीक है वो, तो सेवा क्षेत्र में एक संक्षिप्त मतलब छोटा लेख लिखना है। ठीक है, तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है। देखिए अर्थव्यवस्था, सेवा जो क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं, उसी में से एक है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विभिन्न प्रकार के रोजगार करते हैं। रोजगार करते हैं नहीं, कोई काम करते हैं नहीं। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विभिन्न प्रकार के रोजगार करते हैं। ये क्षेत्र है, मतलब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाएगा? तो परिवहन आ जाएगा। परिवहन के माध्यम से क्या होता है? हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अगर यह बाधित हो जाए तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। ठीक है, संचार, संचार क्या होता है? तो संचार की सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह बात कर सकते हैं। इसमें आ जाता है टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, सब क्या है? संचार है। ठीक है, कृषि, बैंकिंग आदि। ठीक है, यह क्या है? यह सब सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। ठीक है, वर्तमान समय में मतलब आज के समय में, वर्तमान समय में भारत का सेवा क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है। आज के समय में भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो बहुत विकसित नहीं है। लेकिन फिर भी आज सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहता है। ठीक है हुआ, यहाँ से एक बार और देखिएगा, फिर से देखिएगा यहाँ से वर्तमान समय भारत का सेवा क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी आज सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान किसमें है? सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ दिया गया है, लेकिन फिर भी आज सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। ठीक है बुआ, सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को बुआ कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया हुआ? 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए बुआ देखते हैं इसको।
पहला हुआ सरकारी सेवा क्षेत्र। पहला क्या हुआ? सरकारी सेवा क्षेत्र। तो ऐसा सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, ठीक है, और इसके बदले में उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, वो सरकारी सेवा क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसा सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है। यानी कि जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, सरकारी स्कूल होता है, तो उसमें जैसे डॉक्टर साहब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब इलाज करते हैं मरीजों का, तो डॉक्टर साहब को पेमेंट कौन देता है? सरकार देता है। जैसे सरकारी स्कूल में टीचर लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका पेमेंट कौन देता है? सरकार देता है। तो जिसका पेमेंट सरकार करता है, चाहे जिसको पेमेंट सरकार देते हैं, ठीक है, वह क्या होता है? सरकारी सेवा होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत देश और राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इसके बदले में उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। जब सरकार आपको पेमेंट देता है तो आपसे काम तो वही लेगा, ठीक है, तो उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें मालिक कौन होता है? सरकार होता है। सरकार पेमेंट देता है तो आप काम करते हैं, नहीं तो सरकारी सेवा क्षेत्र क्या होता है? तो जिसमें मालिक कौन हो? सरकार। ठीक है, सरकारी सेवा क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं, जैसे सैन्य सेवा, जैसे हमारे देश के नौजवान सिपाही लोग होते हैं, इसमें आ जाते हैं सैन्य सेवा। शिक्षा सेवा, स्कूल विद्यालय ये सब आ जाता है शिक्षा सेवा में। स्वास्थ्य आ जाएगा, हॉस्पिटल सब आ जाएगा। ठीक है, वित्त मीन्स होता है रुपया पैसा, वित्त मतलब वित्त मतलब रुपया पैसा, वित्त सेवा भी आ जाएगा, एवं बैंकिंग सेवा भी आ जाएगा। ठीक है, आदि ये सब क्या है? सरकारी सेवा क्षेत्र का कुछ उदाहरण है। ठीक है बुआ, आइए हम लोग दूसरे पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बुआ हमारा, दूसरा है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। दूसरा है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकार का अधिकार ना हो। जिस पर सरकार का अधिकार होता है वह सरकारी क्षेत्र होता है, जिस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र होता है। तो गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में देखिए, तो ऐसा सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संस्थाएं या कोई व्यक्ति लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इसके बदले में उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, तो इसे गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में कौन मालिक होता है? इसमें क्या होता है? ऐसा सेवा क्षेत्र जिसके अंतर्गत गैर सरकारी संस्था, मतलब ऐसा संस्था जो सरकार के अधीन में ना हो, या तो वह मालिक होता है या कोई एक व्यक्ति भी मालिक हो सकता है। ठीक है, कोई बात यह है, या कोई एक व्यक्ति भी मालिक हो सकता है। लोगों को काम के बदले में मासिक वेतन देती है। अगर आप काम करते हैं तो आपको पैसा देगा, नहीं, और इसके बदले में उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। और जब आपको पैसा कोई व्यक्ति दे रहा है तो आपसे काम तो लेगा ही, नहीं, तो इसे गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो सरल भाषा में समझिए, जिसका मालिक सरकार होता है वो सरकारी में चल जाता है, जिसका मालिक सरकार नहीं होता तो गैर सरकारी में चल जाता है। गैर सरकारी में कोई संस्था या कोई व्यक्ति मालिक होता है, लेकिन सरकारी में सरकार मालिक होता है, नहीं, वह देश का हो या राज्य का हो। ठीक है, वह आपको क्या करेगी? पेमेंट देती है तो आपसे काम लेती है, नहीं। जैसे प्राइवेट स्कूल भी होता है, प्राइवेट सरकारी स्कूल भी होता है, तो सरकारी स्कूल में जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उनका पेमेंट सरकार करता है। हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो कोई एक व्यक्ति मालिक होता है, नहीं। तो समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी सेवा क्षेत्र के कुछ उदाहरण, जैसे बैंकिंग सेवा। तो बैंकिंग आपका सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। दूरसंचार सेवा, यह भी सरकारी और प्राइवेट भी होता है। यातायात सेवा, ठीक है, यह सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है। स्वास्थ्य सेवा, यह भी सरकारी होता है, प्राइवेट होता है, आदि। ठीक है, तो गैर सरकारी सेवा समझ में आया। इसी के साथ यह जो पहला क्वेश्चन है हमारा समाप्त होता है। ठीक है बुआ, और हम लोग चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। वो दूसरा क्वेश्चन है, बुआ, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, विश्व के लिए यानी पूरे विश्व में भारत सेवा प्रदाता, मतलब भारत सेवा
देने का काम करता है, प्रदाता मीन्स प्रदान करना। तो विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखना है। देखिए तो उत्तर देखिए, 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीयों का सेवा प्रदाता के रूप में अत्यधिक योगदान रहा है। ठीक है, 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीयों का प्रदाता के रूप में अत्यधिक योगदान रहा है। ठीक है, इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय लोग सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। ठीक है बुआ, तो भारत के लोग हैं, यह क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग जो होते हैं भारत के बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, नहीं इसलिए वह क्या है, पूरे विश्व में सेवा प्रदाता के रूप में काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए भारत क्या है, सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए आगे और भी देखते हैं। यहाँ से देखते हैं एक बार, इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय लोग सेवा प्रदान करते आ रहे हैं, यानी काम करते आ रहे हैं। ठीक है, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने से यहाँ मानव संसाधन सबसे अधिक एवं सस्ता है। देखिए, और भारत आप जानते हैं कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या के मामला में भारत दूसरा देश है, पहले स्थान पर चीन आता है, नहीं, लेकिन आज के डेट में अभी तत्कालीन अब भारत आ गया, लेकिन ये चीज को अपडेट अभी नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के मामले में अब भारत आगे है, चीन से आगे हो गया है भारत, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुआ, इसलिए भारत अभी जनसंख्या के स्थान पर जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, जब अपडेट होगा तो पहले स्थान पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हुआ, भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होने से यहाँ मानव संसाधन सबसे अधिक एवं सस्ता है। यहाँ मानव संसाधन क्या होता है, तो संसाधन क्या होते हैं, तो आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले, हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन सबसे अधिक एवं सस्ता है, और यहाँ क्या है, यहाँ जो काम करने वाले व्यक्ति है काफी सस्ते दर में मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो बेरोजगारी भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ कम खर्च में व्यक्ति मिल जाते हैं, काम करने वाले लेबर मिल जाते हैं। नहीं, भारत में मानव संसाधन अधिक एवं सस्ता होने के कारण कई विदेशी, भारत में क्या हुआ, भारत में मानव संसाधन अधिक एवं सस्ता होने के कारण कई विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आकर कारखाना खोल रहे हैं। अब भारत में क्या हुआ, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, भारत में मानव संसाधन क्या है, अधिक है एवं सस्ता होने के कारण कई विदेशी, और यहाँ पर जो लोगों का क्या महीना कहिए चाहे डेली बेसिस पर काम कहिए, वह पेमेंट जो उनका काफी कम है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, तो वैसी कंपनियां जो बहुत सारे देशों में फैला हो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बहु मीन्स जानते हैं अधिक, राष्ट्रीय मीन्स राष्ट्र का देश, बहुत सारा देश मिलकर बहुराष्ट्रीय बनाता है, और कंपनियां मतलब कंपनी, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी होता है जिसका भारत में भी कंपनी है, अपना नेपाल में भी है, पाकिस्तान में ही है, तो सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नहीं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आकर कारखाना खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लेबर सस्ते दर पर मिल जाते हैं, नहीं उन्हें ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता है और ज्यादा उनको मुनाफा होता है, इसलिए वहाँ यहाँ आकर कारखाना खोल रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी यहाँ आकर कारखाना खोल रहे हैं। ठीक है हुआ, इन कारखानों में भारतीय लोग सेवा प्रदाता के रूप में सेवा प्रदान कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं भारतीय लोग ज्यादा मात्रा में। क्यों, क्योंकि भारत जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान पर है और यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है, इस कारण यहाँ के लोग सस्ते दर पर मिल जाते हैं। नहीं, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉल सेंटर में भारतीय लोग काम कर रहे हैं। ठीक है हुआ, बैंकिंग में काम कर रहे हैं आदि में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीयों से सेवा ले रहे हैं। ठीक है बुआ, तो भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, आदि यहाँ से देखते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। अब कह रहा है कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो इसको समझते हैं कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से काम न लेकर किसी दूसरे कंपनी के कर्मचारियों से
काम लेते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से, अपने कंपनी के कर्मचारियों से काम न लेकर किसी दूसरे कंपनी के कर्मचारियों से काम लेते हैं, उसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं। तो ये बात दिया गया है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय से सेवा ले रहे हैं। अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भारत सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है हुआ, तो यह दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आशा करते हैं भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है हुआ, अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। तो सेवा क्षेत्र तो आप समझ गए, सेवा मीन्स होता है काम, क्षेत्र मीन्स होता है जगह, एरिया। नहीं तो ऐसा जगह जहाँ काम लिया या दिया जाता है। नहीं तो सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं वर्णन करना है। नहीं तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास, अब सेवा क्षेत्र में क्या सरकारी प्रयास किया गया है इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। यानी रोजगार देने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं अथवा चलाए जा रहे हैं, चलाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं, अभी भी चलाए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित है। ठीक है हुआ, तो पहला है काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, आप काम कीजिएगा तो आपको अनाज मिलेगा। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यानी कि आपको ग्रामीण स्तर पर भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। तीसरा है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, यानी जो गांव के युवा जो होते हैं उनको क्या किया जाएगा, स्वरोजगार यानी स्वयं रोजगार उत्पन्न करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है हुआ, चौथा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ठीक है, पांचवा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है हुआ, इस तरह से क्या किया जा रहा है, क्या कह सकते हैं यहाँ से देखिए, हाँ, सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं अथवा चलाए जा रहे हैं। यह रोजगार उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं 5-6 हुआ, अभी और यहाँ भी है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हुआ छठा है जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, सब सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह समझता है कि 15 से 20 लोगों का समूह होता है। ठीक है, 8वां मनरेगा इत्यादि। ठीक है, ऊपर दिए गए कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार द्वारा देश के बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जो ऊपर जो कार्यक्रम हम लोग पढ़े हैं उसके द्वारा देश के बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है, नहीं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है हुआ, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना है। मनरेगा क्या है, ग्रामीण लोगों को काम देने के लिए जो मनरेगा है विश्व की सबसे बड़ी योजना है। अब इसे देश के प्रत्येक जिला में लागू कर दिया गया है। तो इसी के साथ वो आपका तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है और हम आशा करते हैं कि अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है होगा, एक मिनट, चौथा क्वेश्चन है होगा, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को संयोग करता है, उदाहरण देकर लिखिए। यानी गैर जो सरकारी संस्था होता है, यानी जिसका मालिक सरकार नहीं होता है या सरकार के अधीन जो कंपनी नहीं चलती है, नहीं चाहे सरकार के अधीन कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, तो वो सब क्या होता है, गैर सरकारी। तो गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र
मतलब ऐसा संस्था जैसे हम विद्यालय चला रहे हैं तो क्या है, गैर सरकारी है। हम कोचिंग चला रहे हैं, क्या है, गैर सरकारी है। नहीं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता है तो वह क्या होगा, गैर सरकारी है। नहीं, तो ये बात कर रहा है गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र, किस प्रकार सेवा क्षेत्र के किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखिए। तो उत्तर देखते हैं, कुछ सेवा क्षेत्र इतना बड़ा है कि सरकार इसे अकेला चलाने में सक्षम नहीं है। देखिए, कुछ सेवा क्षेत्र इतना बड़ा है कि सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, नहीं, ठीक है, चाहे नहीं कर पाती है, ऐसे सेवा क्षेत्रों को चलाने के लिए सरकार गैर सरकारी संस्थाओं का सहायता लेती है। और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे कुछ सेवा क्षेत्र इतना बड़ा है, कुछ सेवा क्षेत्र इतना बड़ा है कि सरकार इसे अकेला चलाने में सक्षम नहीं है। ऐसे सेवा क्षेत्र को चलाने के लिए सरकार गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता लेती है, ठीक है, चाहे ले रही है। ऐसे में गैर सरकारी संस्थाएं सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाते हैं और रोजगार का सृजन कर उत्पन्न कर सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा क्षेत्र, तो सरकार इसको क्या होता है, अकेले डील नहीं कर पाती है, तो प्राइवेट बैंक भी है, ठीक है। दूरसंचार सेवा, यह भी सेवा है जो बहुत काफी बड़ा है, जिसको सरकार अकेले हैंडल नहीं कर पाती है, तो प्राइवेट संस्था भी इसको चलाता है, ठीक है। यातायात सेवा, ठीक है, तो आप सुने होंगे सरकारी बस चलता है, प्राइवेट बस भी तो चलता है, नहीं, तो यह जो सेवा क्षेत्र है काफी बड़ा है, जिसको सरकार अकेले डीलिंग नहीं कर पाती है, इसलिए गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेती है, या तो आदि, ठीक है। इस प्रकार की सेवाएं रोजगार सृजन करती है, ठीक है, इस प्रकार की सेवाएं रोजगार सृजन करती है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में कुछ रोजगार गैर सरकारी संस्थाओं के स्वयं के, चलिए आगे देखते हैं, यहां से देखते हैं, इस प्रकार की सेवाएं रोजगार सृजन करती है। सेवा क्षेत्र में कुछ रोजगार गैर सरकारी संस्थाओं के स्वयं के प्रयासों से सृजन होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ब्यूटी पार्लर, इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा बुआ, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, बस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं आदि आता है, ठीक है। इस प्रकार गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न कार्यक्रमों को चलाकर सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है, ठीक है बुआ। इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है 5वां, इसको देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है बुआ, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखे। देखिए, वर्तमान मतलब आज में, आज के समय आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखिए। तो आंसर देखते हैं इसका, आर्थिक मंदी का प्रभाव अधिकांश भागों अथवा देश के सेवा क्षेत्र पर अधिक पड़ा, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ के सेवा क्षेत्र पर वर्तमान मंदी का प्रभाव कम पड़ा। देखिए, दूसरे देशों में मंदी का असर पड़ा, लेकिन भारत में इसका असर काफी कम पड़ा। नहीं, आर्थिक मंदी का प्रभाव अधिकांश भागों, अधिकांश देशों कह सकते हैं, अथवा देशों के, अधिकांश भागों अथवा देशों के सेवा क्षेत्र पर अधिक पड़ा, लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है होने के कारण यहाँ के सेवा क्षेत्र पर वर्तमान मंदी का प्रभाव कम पड़ा, ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा, काफी कम पड़ा। भारत की पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में है। जो भारत की पूंजी बाजार है जो काफी मजबूत अवस्था में है, तथा यहाँ के इंजीनियर आज भी दूसरे देशों में अपने आप को लोहा मनवा रहे हैं। नहीं, यहाँ के जो भारत के इंजीनियर है आज भी दूसरे देशों में अपने आप को लोहा मनवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया है, ठीक है हुआ। भारत के बेंगलोर, देखिए, भारत
भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आ गया। इन सभी कारणों से भी मंदी का बुरा प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर कम पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आर्थिक मंदी से सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां आर्थिक मंदी से सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। ठीक है, उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया को बंद करना पड़ा और ऐसे सेवा कर दीजिएगा, ऐसे सेवा क्षेत्र में लगे कर्मचारियों की छटनी करना पड़ा। ठीक है हुआ, देख लेते हैं इसमें और है कि समाप्त हो गया, अब नहीं होगा, समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ समाप्त होता है वीडियो। तो इसी के साथ आपका जो दीर्घोत्तरीय जो क्वेश्चन है हुआ 5वां चैप्टर का, यह क्या होता है, समाप्त होता है हुआ। ठीक है हुआ, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें